आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें संतुलित किस तरीके से किया जाएगा और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखा किस तरीके से जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हम O का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम के लिए हम Na का इस्तेमाल करते हैं और लिथियम के लिए हम Li का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रासायनिक समीकरण को संक्षेप बनाया जा सके। इससे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने का हम कोई उदाहरण देखें, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हम जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा है तो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम एक तीर का सिरा लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि उत्पाद की दिशा क्या है और अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभिकारक प्लस अभिकारक हमें बता रहा है कि ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर दो उत्पाद हैं इसलिए बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाया गया है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समीकरण लिखने में आसानी होगी। बात करते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से जल के निर्माण की। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं इसलिए नीचे 2 लगाया गया है। इसके साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं तो हमें एक उत्पाद मिलता है जिसे हम जल कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर H2 और O2 जो हैं ये दोनों अभिकारक हैं। दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्लस का चिन्ह लगाया है। फिर जो तीर का सिरा है वो हमें उत्पाद की दिशा बता रहा है, जहाँ पर H2O जो है वो हमारा उत्पाद है। अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम संतुलन की बात करेंगे। जरा उसी समीकरण को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप तीर के निशान की दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणु की संख्या है उन्हें गिनेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर नहीं है। चलिए गिन के देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ अणुओं की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, पर दाईं तरफ की बात करें तो हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते उन्हें कहा जाता है कंकाली समीकरण। तो अब सवाल ये आता है कि संतुलित नहीं है तो दिक्कत क्या है? आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जो उत्तर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कैसे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। अब अगर इस समीकरण को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं उनमें एक ऑक्सीजन का अणु ज्यादा है और जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन का एक अणु कम है। तो यहाँ पर अगर ये समीकरण सही होता तो इसके अनुसार ऑक्सीजन के एक अणु का विनाश हो गया है, परंतु द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि अणु का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा ये समीकरण है वो गलत हो जाता है। तो एक बात तो साफ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समीकरण सही हो तो उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं होगा और वो गलत होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें संतुलित किया कैसे जाएगा। उदाहरण में वही समीकरण लेते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीकरण को बराबर करना है तो H2O की जगह H2O2 लगा देते हैं, समीकरण बराबर हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्रों को नहीं बदला जा सकता। तो आखिर अब बराबर किया कैसे जाएगा? हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुना करके इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे।
चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम दाईं और बाईं ओर के तत्वों की गणना करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। वहीं दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो अगर दाईं तरफ के समीकरण को हम 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन के अणु बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम जो दाईं तरफ समीकरण लिखा है उसे 2 से गुना करेंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन के अणु तो बराबर हो गए, परंतु हमने 2 से गुना किया है तो वो पूरी समीकरण से गुना होगा। तो O का 2 हो जाएगा, परंतु जो हाइड्रोजन पहले से 2 है अब वो 4 हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो चुका है, परंतु हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और दाईं तरफ 4। तो बाईं तरफ के समीकरण में हाइड्रोजन को 2 से गुना करने पे समीकरण बराबर होता हुआ दिखता है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम बाईं तरफ में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाएंगे। अब आप देखें तो समीकरण बराबर हो चुका है, क्योंकि समीकरण की तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। और जो हमारा संतुलित समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, 2H2 + O2, जिससे हमें मिलता है 2H2O। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा और फिर हमने जाना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और इसका महत्व क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संतुलन की, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। धन्यवाद।